गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ रामजी दुबे, पीजीटी बायोलॉजी। आज हम जो कल लेक्चर हम पढ़े थे एल्गी, उसी के आगे पढ़ेंगे। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोगों ने एल्गी में क्या पढ़ा था। तो हमने ये पढ़ा था कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है प्लांट का, वो जो मोस्ट एक्सेप्टेड और जो हर्बेरियम में यूज किया जाता है वो किसका है? वो बेंथम एंड हुकर का है। बेंथम और हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो उनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो प्लांट ग्रुप था उसको क्रिप्टोगैमी और फेनोरोगैमी में डिवाइड किया गया था। आवाज जा रही मेरी? शिल्पा जी आप जुड़ी हैं, आप बताइए मेरी आवाज आ रही है? अपना माइक अनम्यूट करिए शिल्पा जी, बताइए कि मेरी आवाज आ रही है। यस सर। ठीक है। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो जब मैं बताऊं तो मुझे अपना अनम्यूट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? यस सर। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम हम समझ रहे थे, तो बताया था कि उन्होंने जो डिवाइड किया था प्लांट को, दो ग्रुप में डिवाइड किया था, क्रिप्टोगैमी और फेनोरोगैमी। ये सिस्टम जो हम बता रहे हैं ये नेचुरल सिस्टम था, और नेचुरल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो प्लांट को डिवाइड किया जाता है वो मार्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल और मतलब मैक्सिमम करेक्टर जो है वो यूटिलाइज किए जाते हैं, उसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है। अब जो क्रिप्टोगैमी था, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो सेक्स ऑर्गन है आर नॉट विजिबल, वो दिखाई नहीं देते, हिडन। और फेनोरोगैमी में वो प्लांट रखे गए जिनमें विजिबल थे, सेक्स ऑर्गन आर विजिबल। अब इनको फर्दर डिवाइड किया गया क्रिप्टोगैमी को तीन पार्ट में: एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो फेनोरोगैमी थे, इनको डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर। इन्होंने डिवाइड किया जिम्नोस्पर्म। अच्छा, जिम्नोस्पर्म को इन्होंने बीच में रखा था, पहले रखा इन्होंने डाइकॉट, सॉरी मोनोकॉट एंड डाइकॉट, मोनोकॉट, डाइकॉट, और बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट इन्होंने रखा था जिम्नोस्पर्म। ऐसा इसलिए इन्होंने करा था क्योंकि कुछ करेक्टर उनको इनको मोनोकॉट के दिखे थे और कुछ करेक्टर इनको डाइकॉट के दिखे थे। जबकि होता क्या है कि जो मोनोकॉट और डाइकॉट है ये दोनों एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में क्या बेसिक डिफरेंस है? एक्चुअली जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो जिनके पास नेकेड सीड था यानी कि उनमें ओव्यूल नहीं था, उनको जिम्नोस्पर्म में रखा गया, और जो फ्लावरिंग प्लांट थे, फ्लावरिंग प्लांट, उनको एंजियोस्पर्म में रखा गया। तो ये दोनों में डिफरेंस था। खैर ये क्लासिफिकेशन था। फिर हमने पढ़ा था कि एल्गी क्या होती है। इसको रफ कर दे, ये सबने बना लिया या आपकी बुक में बना हुआ है? ठीक है, आप बस समझिए, यहां पर सारी चीजें आपकी बुक में है। ओके,
क्योंकि अगर हम लिखने लगेंगे तो फिर हम ज्यादा चीजें इसमें कर नहीं पाएंगे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोर्स कंप्लीट करना है, तो कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर समझें, और लिखने का काम आप बाद में करिएगा। जब रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा तो उसको यूट्यूब पे देख के आप लिख सकते हैं। तो एल्गी हम पढ़ रहे थे, तो एल्गी को थैलोफाइटा में रखा गया है। थैलोफाइटा ऐसा ग्रुप है जिसमें जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस होती है। थैलो से ही समझ में आ रहा है कि जो प्लांट बॉडी है वो थैलस है। तो थैलस क्या है? थैलस एक्चुअली इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, एक मिडरिब होती है, डाइकोटोमसली ब्रांच जो है वो थैलस होता है, और इसमें छोटे छोटे राइजोइड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं अटैचमेंट में। ये स्ट्रक्चर होता है, किसी किसी में ये स्ट्रक्चर होता है, किसी किसी में मोटाइल गैमेट थैलस होता है, तो वो फ्लैजिला पे डिपेंड करता है। अब एल्गी जो थी उसमें प्लांट बॉडी थैलस थी, तो इसमें ना तो लीव्स थी, ना स्टेम था, और ना ही रूट्स थे। मतलब ये तीनों चीजें, लीव्स, स्टेम, रूट, ये तीनों अब्सेंट होते हैं एल्गी में। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता है थैलस, फोटोसिंथेटिक सेल ऑर्गेनेल, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, इसके अलावा जो सेल होगी वो सेल वॉल से कवर्ड होगी, और सेल वॉल आउटर जनरली पैक्टिन या हेमीपैक्टिन की बनी होती है, और जो इनर सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसीलिए इसको प्लांट ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि इसमें सेलुलोज पाया जाता है। इसके अलावा जनरली एल्गी क्या होते हैं? वो एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक का मतलब ये वाटर में पाए जाते हैं, इनको चाहिए ग्रोथ के लिए वाटर, और ये मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। मतलब कि रिवर में भी मिलेंगे और ओशन में भी मिलेंगे। तो कल हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी कि एल्गी में क्या क्या चीजें होती हैं। इसके अलावा हमने कल एसोसिएशन पढ़ा था कि एल्गी अगर एसोसिएटेड होती है लाइकेन, सॉरी, एसोसिएटेड होती है फंजाई से, तो उसको कहते हैं लाइकेन। एसोसिएशन ऑफ एल्गी विद फंजाई, एल्गी प्लस फंजाई, वो कहलाता है लाइकेन। अच्छा, एक जगह मिस्टेक हो गई थी हमारी, वो ये था कि एल्गी प्लस हायर प्लांट जो है वो माइकोराइजा कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। एल्गी जनरली हायर प्लांट में नहीं पाई जाती है, क्योंकि ऑलरेडी एल्गी एक प्लांट है। तो फिर पाया कौन जाता है? हायर प्लांट में पाए जाते हैं फंजाई, और तब ये कहलाते हैं माइकोराइजा। यानी हायर प्लांट प्लस फंजाई इज नोन एज माइकोराइजा। ये जनरली रूट ऑफ पाइनस में पाए जाते हैं।
ओके, तो समझ में आ रहा आपके कि एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन को लाइकेन कहते हैं, फंजाई और हायर प्लांट के एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। अब एसोसिएशन कैसा होता है? एसोसिएशन ये सिम्बायोटिक होता है। देखिए, एसोसिएशन कई टाइप का हो सकता है। सिम्बायोटिक का मतलब कि जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहें उसको कहेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, अब इसमें भी कई सारी कैटेगरी है। एक कहलाती है कमेंसलिज्म, एक कहलाती म्यूचुअलिज्म, एक कहलाती पैरासिटिज्म। तो जब दो लोग साथ में रह रहे हो और उन दोनों को रहने पे कोई पर्टिकुलर बेनिफिट ना हो, बेनिफिट का मतलब यह है कि बस साथ में रह रहे हैं फॉर फूड और फॉर शेल्टर। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी फिशेज है जो शार्क के साथ टहलती है, ठीक है, लेकिन उनको उसमें क्या मिल रहा होता है? फूड मिल रहा होता है। जब शार्क किसी भी प्रे को कट करती है तो उससे कुछ फूड पार्टिकल नीचे गिरते, तो जो फूड पार्टिकल नीचे गिरते तो जो छोटी छोटी फिशेज होती है वो उनको खाती हैं। तो इस तरीके के कि जब वो साथ में भोजन करे, जिसको सहभोजी कहते हैं, उसको कहते हैं कमेंसलिज्म। लेकिन ये एसोसिएशन ज्यादा देर का नहीं रहता है, ये मतलब फैकल्टेटिव नेचर का होता है। फैकल्टेटिव का मतलब वो अलग हो सकते हैं और अलग होने के बाद वो फ्री लिविंग तरीके से रह सकते हैं, मतलब कि वो अपना भोजन अलग कर सकते हैं, ये अपना भोजन अलग कर सकते हैं, इनको कोई पर्टिकुलर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैसेज किसी का आ रहा है, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज रामजी दुबे, आई एम पोस्टेड इन आरके सूरत +2 हाई स्कूल लोहड़ा। ठीक है, नेक्स्ट, म्यूचुअलिज्म क्या होता है? म्यूचुअलिज्म में दोनों साथ में रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है। ऐसा एसोसिएशन जब दोनों बेनिफिट में हो, उस तरीके के एसोसिएशन को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो ऐसा एसोसिएशन किस में होता है? ऐसा एसोसिएशन लाइकेन में होता है, मतलब कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। बेनिफिट का मतलब यह है कि फंजाई क्या करता है? फंजाई रिप्रोडक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, जबकि जो एल्गी है इसका काम है फूड सिंथेसाइज करना, यानी फोटोसिंथेसिस, फूड सिंथेसाइज करता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फंजाई है और फूड के लिए एल्गी है। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। फंजाई को चाहिए फूड, एल्गी को चाहिए शेल्टर, तो दोनों इसलिए एक साथ रहते हैं। तो इस तरीके के एसोसिएशन को, जब दोनों को बेनिफिट मिले और दोनों को कोई हार्म ना हो, इस तरीके के एसोसिएशन को क्या कहते हैं? इस तरीके के एसोसिएशन को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब लाइकेन में पर्टिकुलरली कल मैंने बताया था, जो एसोसिएशन होता है म्यूचुअलिज्म तो होता ही है, लेकिन एक साइंटिस्ट थे क्रॉम्पे, उन्होंने इनके एसोसिएशन को दूसरी तरीके से कोरिलेट किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि इसमें जो फंजाई होता है इट इज ए मास्टर, और जो एल्गी होता है इट इज ए स्लेव। मास्टर क्या करता है? मास्टर का मतलब यह है कि जो सारे बेनिफिट ले, और स्लेव सिर्फ काम करे। ठीक, तो फंजाई को उन्होंने बताया कि ये मास्टर है, ये सारे बेनिफिट एल्गी से लेता है, और एल्गी का काम है सिर्फ उसको फूड प्रोवाइड करना, यानी कि वो उसके लिए खाना लाता है। ठीक, बाकी सारा काम उसको कौन करवाता है? फंजाई करवाता है। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को, मास्टर प्लस स्लेव रिलेशनशिप को हेलोटिज्म कहते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, आगे भी आएगा कभी। तो हेलोटिज्म कहते हैं, कल हमने हेलोसिनेशन बोल दिया था, ये हेलोटिज्म कहलाता है। ओके, अब हम आगे अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। अच्छा, पैरासिटिज्म एक बार समझ लेते हैं, पैरासिटिज्म क्या है। तो अभी तक हमने जो एसोसिएशन पढ़े उसमें या तो किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता था या फिर दोनों बेनिफिट में थे। पैरासिटिज्म क्या होता है, एक को बेनिफिट मिलता है और एक को बेनिफिट की जगह क्या होता है, हार्म होता है, यानी कि उसको प्रॉब्लम होती है। तो जिसको बेनिफिट मिलता है उसको कहते हैं होस्ट, सॉरी उसको कहते हैं पैरासाइट। जो बेनिफिट में रहता है वो कहलाता है पैरासाइट, और जो जिसको डिजीज मिलती है या हार्म मिलता है या प्रॉब्लम होती है उसको कहते हैं होस्ट। तो होस्ट इज ए लार्ज ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर पैरासाइट रहता है, ठीक है, अंदर रहता है या बाहर रहता है वो डिपेंड करता है कि एक्टो पैरासाइट है कि एंडो पैरासाइट है। अगर वो अंदर है तो एंडो पैरासाइट होगा, ठीक है। ऐसे कई सारे पैरासाइट है जो अंदर रहते हैं, जैसे एंट अमीबा है, ठीक है। मलेरिया का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, जियार्डिया, ट्रिपैनोसोमा। तो ऐसे बहुत सारे पैरासाइट है जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं, और कुछ पैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहते हैं, जैसे कि पेडिकुलस यानी कि हेड लाउस जिसको आप जू कहते हैं, टिक है, माइट्स है, ये सब एनिमल में रहते हैं। तो ये ऊपर से ही ब्लड सक करते हैं। तो ऐसे पैरासाइट जो बाहर रहते हैं वो एक्टो कहलाते हैं, और जो अंदर रहते हैं वो एंडो पैरासाइट कहलाते हैं। तो लेकिन दोनों कंडीशन में जो होस्ट होता है जिसमें ये रह रहे होते हैं वो, उसको क्या मिलती है, डिजीज मिलती है या हार्म मिलता है, प्रॉब्लम होती है। और बेनिफिट किसको होता है, पैरासाइट को। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को जिसमें एक को बेनिफिट मिले और एक को हार्म मिले, ये पैरासिटिज्म कहलाता है। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एल्गी, हमने हेडिंग डाल रखी है। तो 3 टाइप की एल्गी होती है मेनली। फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी, सेकंड है फियोफाइसी, एंड थर्ड है रोडोफाइसी। तो ये 3 एल्गी होती हैं। ये किसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। किस तरीके का वर्णक इनमें पाया जाता है उसके बेसिस पे एल्गी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कैसा होता है, ग्रीन होता है। ग्रीन किसके कारण होता है, ग्रीन एक मेटल के कारण होता है जिसका नाम है Mg यानी मैग्नीशियम। तो ग्रीन एल्गी। इसके बाद जो फियोफाइसी है जिसको कहते हैं, इसके पास जो ये है ब्राउन एल्गी, क्योंकि इसमें पिगमेंट जो होता है वो होता है फ्यूकोजेंथीन। ओके, और जेंथीन जो होता है उसमें ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है। रोडोफाइसी ये कहलाती है रेड एल्गी, यानी कि इसमें जो पिगमेंट होगा जिसको कहेंगे फाइकोएरिथ्रिन, वो रोडोफाइसी में होता है क्योंकि वो रेड कलर का होता है। तो इस तरीके से एल्गी कौन कौन सी हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ओके, अब हम डिटेल में एक एक एल्गी को पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रीन एल्गी यानी कि क्लोरोफाइसी।
तो क्लोरोफाइसी में हम पढ़ते हैं पहले हैबिटेट, आखिर ये पाई कहां जाती हैं। तो जनरली ये फ्रेश वाटर एल्गी होती है। फ्रेश वाटर एल्गी का मतलब ये है कि जो पॉन्ड में या फिर रिवर में जो एल्गी पाई जाती है वो कौन सी होती है, क्लोरोफाइसी होती है। जैसे कि जब बरसात होती है तो जब बरसात होती है तो क्या होता है, जो ऑर्गेनिक डीके है वो बढ़ जाता है वाटर में। वाटर मतलब रिवर में या पॉन्ड में जनरली जो ठहरा हुआ पानी है उसमें बढ़ जाता है। ठहरा हुआ पानी क्या कहलाता है, लैंटिक वाटर। तो जो लैंटिक वाटर होता है उसमें ऑर्गेनिक डीके बढ़ जाता है। ऑर्गेनिक डीके का मतलब यह है कि उसमें पॉल्यूशन बढ़ जाता है। पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो ऑर्गेनिक चीजें बढ़ जाती हैं, तो उसमें क्या होती हैं, मैक्सिमम एल्गी ग्रो करने लगती है। तो ग्रो ज्यादा करने लगती है, तो इस तरीके के फिनोमिना को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन या फिर एल्गल ब्लूम। जो पूरा का पूरा रिवर है वो एल्गी से ढक जाता है। तो इस तरीके के पोल्यूशन को, जो वाटर पोल्यूशन होता है जो कि एल्गी के कारण होता है, उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन या फिर एल्गल ब्लूम। और वो किसके कारण होता है, वो फ्रेश वाटर एल्गी यानी कि क्लोरोफाइसी एल्गी के कारण होता है। ओके, तो जनरली जो फ्रेश वाटर एल्गी है वो कौन सी होती है, क्लोरोफाइसी होती है। लेकिन कुछ जो है वो मरीन वाटर में भी पाई जाती है। सम आर प्रेजेंट इन मरीन वाटर। ओके, तो हैबिटेट दोनों होता है, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर, बट जनरली दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। अब जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है थैलस। और थैलस भी कई टाइप का होता है। थैलस कई टाइप का मतलब होता है, यूनिसेलुलर तो होता ही है, फिलामेंटस भी होता है, कॉलोनियल भी होता है। कॉलोनियल का मतलब जैसे कि कॉलोनी बनती है वॉल्वॉक्स में। इसके अलावा मोटाइल भी होता है जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में। नॉन मोटाइल भी होता है। तो इस तरीके से जो प्लांट बॉडी होती है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, मोटाइल, नॉन मोटाइल, इस तरीके की का थैलस होता है इनमें। अब आगे समझते हैं। ये तो हो गई हैबिटेट, प्लांट बॉडी। अब इनमें पिगमेंट क्या पाया जाता है, तो इनमें क्लोरोफिल ए, बी, सी एंड बीटा कैरोटीन। ये पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल जनरली होता है ए, बी, सी, और इसके अलावा बीटा कैरोटीन होते हैं। इसके अलावा इनके पास जो रिजर्व फूड है, रिजर्व फूड आप समझ रहे हैं, रिजर्व फूड का मतलब ये है कि आफ्टर फोटोसिंथेसिस ये फूड सिंथेसाइज करेंगे, और जो फूड होगा वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है जनरली।
और ग्लूकोज फिर क्या होता है, वो एग्रीगेट होता जाता है, एग्रीगेट होता जाता है और पॉलीसेकेराइड बना लेता है। ग्लूकोज इज ए मोनोसेकेराइड, और मोनोसेकेराइड कई सारे मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। तो वो पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिजर्व होता है। तो हर एक एनिमल और प्लांट में, जनरली एनिमल में ग्लाइकोजन होता है, लेकिन प्लांट्स में ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो जनरली जो क्लोरोफाइसी ग्रुप है उसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च। जो सेल वॉल होती है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड ऑल्सो कंटेन पैक्टिन। पैक्टिन भी होता है और सेल्यूलोज भी होता है इनमें। अब आते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इनमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि जैसे स्पायरोगायरा है, ठीक है, इस तरीके से इसकी फिलामेंटस कॉलोनी होती है। ठीक, अब ये ब्रेक हो जाते हैं। मान लीजिए ये यहां से ब्रेक हो गया। ब्रेक कैसे भी हो सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में भी हो सकते हैं, या फिर किसी फिजिकल डैमेज या मैकेनिकल डैमेज के कारण हो सकता है। तो ब्रेक हो गया तो ये एक अलग कॉलोनी बना लेगा। ये यहां से ब्रेक हुआ तो ये अलग एल्गी प्रोड्यूस कर लेगा। तो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन से कई सारे एल्गी प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये तो हो गया वेजिटेटिव। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है माइटो और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय माइटो स्पोर्स। माइटो स्पोर फॉर्मेशन से मतलब कि क्या होता है, जो सेल्स होती हैं उसमें माइटोसिस होती है। ये मान लीजिए सेल है, इनमें माइटोसिस हुई, 1 से 2 सेल बनी, 2 से 3 बनी, 3 से 4 बनी, इस तरीके से डिवीजन होता रहता है। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी जानते हैं कि इसमें जो भी इंडिविजुअल नेक्स्ट प्रोड्यूस होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें हो रही होती है माइटोसिस। चेंज तभी होगा जब गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, और फ्यूज होने के बाद जब उनका जेनेटिक मटेरियल शेयर होगा, और शेयर होने के बाद फिर वो जायगोट बनाएंगे, तब उस कंडीशन में उनमें चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे इंडिविजुअल यानी जैसा पेरेंट थे वैसे ही डॉटर होंगे। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नो चेंज, क्लोन प्रोड्यूस होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कल मैंने बताया था कि 3 टाइप का होता है। आइसोगैमी,
एनाइसोगैमी और ऊगैमी। तो इनमें तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइसोगैमी भी होता है, एनाइसोगैमी भी होता है और ऊगैमी भी होता है। आइसोगैमी का मतलब ये है कि जो गैमेट होते हैं वो सिमिलर हो, सिमिलर गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट वो आपस में फ्यूज होंगे, जो कि सिमिलर शेप में होंगे, और फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट होने के बाद फिर वो नए इंडिविजुअल को तैयार करेंगे, फिर वापस से हैप्लॉइड हो जाते हैं। जाइगोट ही सिर्फ इनका डिप्लॉइड फेज होता है, उससे पहले ये जनरली हैप्लॉइड होते हैं। फिर एनआइसोगैमी। एनआइसोगैमी का मतलब डिसिमिलर गैमेट। गैमेट जो होगा वो सिमिलर नहीं होगा, मतलब कि उसमें हो सकता है मेल स्मॉल हो और फीमेल लार्ज हो, या फिर मेल लार्ज हो और फीमेल स्मॉल हो। इस तरीके के गैमेट फ्यूजन को कहते हैं एनआइसोगैमी। और लास्ट है ऊगैमी। तो जो ऊगैमी होगा इसमें एग बनेगा, जो जिसको फीमेल गैमेट कहेंगे, जो कि लार्जर होगा, और दूसरा जो है वो मेल गैमेट होगा जो कि स्मॉल होगा। ये आपस में फ्यूज होके नया जाइगोट बनाएंगे। नया जाइगोट का मतलब जाइगोट प्लस नेक्स्ट इंडिविजुअल बनेंगे। तो इस तरीके का ये एडवांस टाइप का है। तो ये तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन वो क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी में मिलता है। तो रिप्रोडक्शन कैसे हो गया? वेजिटेटिव मेथड से हो गया, एसेक्सुअल मेथड से हो गया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ओके। तो ये तो रिप्रोडक्शन हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते, क्लोरोफाइसी में आते कौन कौन से हैं। तो क्लोरोफाइसी में क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं क्लेमाइडोमोनास का। ये इसमें फ्लैजिला होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये बेसल बॉडी हो गई, ये सेंट्रियोल हो गया, ये इसका स्टोरेज ग्रेन्यूल, जिसको स्टोरेज ग्रेन्यूल, जिसमें क्या भरा होता है? स्टार्च भरा होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें। तो इस आउटर सेल वॉल होगी,
सेल वॉल और पेक्टिन, इनर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, क्लेमाइडोमोनास का। इसके अलावा इनमें, इसके अलावा वॉल्वॉक्स हो गया। वॉल्वॉक्स जनरली कॉलोनी में होता है इस तरीके से। ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है। और क्या हो गया, क्लोरेला हो गया। जो क्लोरेला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको कहते हैं स्पेस एल्गी। स्पेस एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले जब लोग स्पेस में जाते थे तो वो इस एल्गी को लेके जाते थे। ठीक है, ये एक फूड सप्लीमेंट है, डायरेक्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है। तो ज्यादा फूड आप ले नहीं जा सकते हो, तो आपको डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो उसके लिए क्या सबसे बढ़िया था, वो था क्लोरेला। तो स्पेस के लोग इसको ले जाते थे स्पेस में, तो इसलिए इसका नाम स्पेस एल्गी रखा गया, क्लोरेला। इसके अलावा कारा, यूलोथ्रेक्स, ठीक है। इसके अलावा स्पायरोगायरा, अभी बताया ही था स्पायरोगायरा में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एल्गी हैं, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, वॉल्वॉक्स, क्लोरेला, कारा, यूलोथ्रेक्स, जो कि ग्रीन एल्गी कहलाती है। ओके, अब नेक्स्ट जो एल्गी है, अब हमें मेन चीजें पता चल गई ग्रीन एल्गी में क्या क्या चीजें होती हैं। अब नेक्स्ट एल्गी को हम उससे कंपेयर कर सकते हैं आसानी से कि उसमें क्या था और इसमें क्या है। तो नेक्स्ट है फियोफाइसी, जिसको ब्राउन एल्गी कहते हैं। जनरली ये मरीन एल्गी होती है, जो हैबिटेट है कहां पाई जाती हैं, दे आर जनरली प्रेजेंट इन मरीन वाटर। ये मरीन वाटर में जनरली पाई जाती हैं। इवन मैक्सिमम एल्गी जो है वो मरीन वाटर में ही पाई जाती हैं। कुछ ही एल्गी हैं जैसे कि जो क्लोरोफाइसी ग्रुप से बिलोंग करती हैं, वो मैक्सिमम एल्गी एक्वेटिक यानी कि फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। लेकिन जनरली एल्गी कहां पाई जाती है, मरीन वाटर यानी कि ओशन में। तो मैक्सिमम जो प्रोड्यूसर होते हैं वो एल्गी होते हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम है पूरे अर्थ पे, वो पूरे अर्थ पे होता है ओशन का सबसे ज्यादा। तो वॉल्यूम ओशन का सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा कोई प्रोड्यूसर है या जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है एज ए फूड की तरह या ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं, वो एल्गी होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एल्गी कहां पाई जाती है, मरीन वाटर में पाई जाती है। ओके, तो ये तो हैबिटेट हो गया इनका। अब हैबिटेट के बाद जो थैलस है, प्लांट बॉडी,
वो कैसा होता है? तो जो थैलस है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो अटैच्ड सबस्ट्रेटम से होता है उसको कहते हैं होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट इट प्रोवाइड अटैचमेंट। इसके अलावा इस टाइप होता है और फ्रॉन्ड होता है, इसको कहते हैं फ्रॉन्ड। ये फोटोसिंथेटिक होता है। तो ये 3 थैलस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड। स्टाइप सपोर्ट प्रोवाइड करता है फ्रॉन्ड को, होल्ड फास्ट अटैचमेंट के लिए, जहां पे भी किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच होंगे तो होल्ड फास्ट वो अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। रूट तो होता नहीं है, लीव्स नहीं होती तो उसकी जगह क्या होता है? फ्रॉन्ड होता है। ये फोटोसिंथेटिक होता है, यानी कि यहीं पर फोटोसिंथेसिस होती है। तो थैलस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। सेल वॉल, अब आते हैं नेक्स्ट, सेल वॉल। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज तो होगा ही क्योंकि प्लांट है, एंड ऑल्सो कंटेन एल्जिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें सेल वॉल में जो नॉन सल्फेटेड फ्यूकोकोलाइड होता है वो एल्जिन कहलाता है। नॉन सल्फेटेड फ्यूकोकोलाइड वो होता है एल्जिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एल्जिन सिर्फ ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। अब पिगमेंट कौन सा होता है? क्योंकि ये ब्राउन होते हैं तो इसमें इन फ्यूकोजेंथीन होता है, लेकिन इसके अलावा इनमें क्लोरोफिल भी होता है। पिगमेंट, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ए, टी, इसके अलावा बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, और जो मेन ब्राउन पिगमेंट है वो है फ्यूकोजेंथीन। इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है कौन सा पिगमेंट ब्राउन एल्गी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो है फ्यूकोजेंथीन। इसके अलावा रिजर्व फूड, रिजर्व फूड हमने बताया था उसमें, यानी कि क्लोरोफाइसी ग्रुप में वो क्या होता है? स्टार्च होता है। इनमें स्पेशल टाइप का स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको कहते हैं लैमिनेरिया एंड मैनिटॉल। लैमिनेरिया और मैनिटॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है किस एल्गी में लैमिनेरिया और मैनिटॉल एज ए रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। दूसरी चीज ये है कि मैनिटॉल और लैमिनेरिया और भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे ये जो लैमिनेरिया और मैनिटॉल है ये डायबिटिक पेशेंट को दिया जा सकता है। मतलब जब कार्बोहाइड्रेट सोर्स दिया जाता है तो जनरली ग्लूकोज दिया जाता है, लेकिन जो डायबिटिक होते हैं उनमें ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है,
या कार्बोहाइड्रेट उनमें यूटिलाइज करने के लिए इंसुलिन नहीं बन रहा होता है, तो फिर क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, इस कारण क्या होता है, नहीं किया जाता। इस चक्कर में डायबिटीज पेशेंट को ग्लूकोज नहीं दिया जाता है। तो उस कंडीशन में लेमिनेरिन और मैनिटोल दिया जाता है, क्योंकि ये लेस शुगरी होता है। ओके, अच्छा, आज का टाइम हमारा खत्म हो रहा है, ठीक है, 10 बज गया है। अब 10 बजे से दूसरी क्लास होगी आपकी, तो मैथ की क्लास होगी, आप लोग अभी बने रहिएगा। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आप लोग बताइएगा अपने कमेंट में। ओके। गुड मॉर्निंग।